नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक व्यास और आज के कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा तीव्र गति से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। सरकार ने वैक्सीनेशन के प्रयासों में तेज किया है, पर भी कोरोना संक्रमण रुक नहीं रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अभिषेक सुराणा साहब। आप वर्तमान में एसडीएम चोमू के पद पर पदस्थापित हैं। सुराणा साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुराणा साहब, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस दूसरी लहर में कोविड का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कई गुना तेज़ी से फैल रहा है। इसके क्या कारण है? देखिए, जो अभी कोरोना की जो सेकंड वेव अभी जो चल रही है, दूसरी लहर जिसको हम कहते हैं जी। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेन है वायरस का, उससे लोगों को सीधा ही उनके लक्षण उससे लोगों के नहीं आ रहे हैं। तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। जब तक हमें पता चल पाता है, जब तक वो कम से कम 10 से 15 लोगों को संक्रमित कर चुका होता है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भी है। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में और काफ़ी तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। जो लोग पॉजिटिव हैं, उनके लक्षण नहीं होने की वजह से हम उनकी टेस्टिंग और जो प्रक्रियाएं हैं वो हम समय पे नहीं कर पाने की वजह से ये संक्रमण इतना स्पीड से फैल रहा है, और जो कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। अच्छा सुराणा साहब, संक्रमण की दर तो तेज़ गति से बढ़ रही है, लेकिन इसकी मृत्यु दर जो पहले वाली लहर थी उसके मुकाबले में बढ़ी है या घटी है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी पिछले हफ्ते के अगर हम आंकड़ों को देखें तो परसों हमने राजस्थान में देखा कि तकरीबन 12 मौतें हुई और तकरीबन 1500 के आसपास हमारे केसेस यहाँ पे आए थे। तो ये चिंताजनक इसलिए है कि जो मौत के जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि आज के 10 दिन या 15 दिन पहले कितना संक्रमण फैला हुआ था, क्योंकि वो व्यक्ति जब उसकी तबीयत बिगड़ती है तो तो हम अगर आज ये देखें कि आज कितने लोग पॉजिटिव हैं और इनका 15 दिन बाद हमें रिजल्ट अब देखने को मिलेगा, तो ये सही बात है कि जो इस बार जो संक्रमण है ये पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा मृत्यु दर की भी जो साइंटिस्ट और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं। तो हमें सभी को इसमें सावधान रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मृत्यु दर पहले के मुकाबले बढ़ी है इसकी? बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। अच्छा, अच्छा, आपके ऊपर तो आप ग्रामीण क्षेत्र देख रहे हैं, चोमू के एसडीएम हैं, तो सरकारों का हमेशा से ये रुझान रहा है कि ये संक्रमण गांवों तक ना फैले जी। इसके लिए आप लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, अभी राज्य सरकार ने 4 तारीख को जो नई कोरोना की गाइडलाइंस निकाली थी उसमें स्पष्ट निर्देश हैं सभी आमजन के लिए और सभी अधिकारियों के लिए किस प्रकार से हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहरों में वार्ड में हमें जाके कैसे एक तो जन सहयोग से लोगों को जागरूक करना है। पिछले 4-5 महीनों में पहले हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, जिसमें हम मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी जिसको बनाए रखना और हाथ धोना, ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो हमने पहले सीखी थी पिछले साल, और पिछले 3-4 महीनों में हम थोड़ा सा लापरवाह हो गए या हम भूल से गए। तो अब सरकार का और सभी प्रशासन का जोर इस बात पे है कि लोग इन तीनों चीज़ों को फिर से अपनाएं। इनके लिए हमने ग्राम वाइज जो हमने कोरोना मैनेजमेंट कमेटियां गठित कर रखी है हमारे स्कूल के प्रधानाचार्यों की अध्यक्षता में, जिसमें सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्राम विकास अधिकारी, हमारे पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी शामिल होते हैं। इनके माध्यम से हम घर घर जाके पुनः मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम, लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जागरूक करना, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कोरोना वैक्सीनेशन। जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना और उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना, क्योंकि ये भी एक वैक्सीनेशन, अब हमारे पास जब वैक्सीन है तो हम ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, जो 45 से ऊपर हैं, उनको हम टीकाकरण भी साथ साथ उनको मोटिवेट करें, उनको लेके आएँ। तो हम इस टीम के माध्यम से वार्ड वाइज, ग्राम वाइज ये काम कर रहे हैं। सुराणा साहब, आपने वैक्सीन की बात करी, तो ग्रामीण क्षेत्र में, जयपुर में तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, गाँव में भी आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा एक वर्ग ऐसा है जो अनपढ़ है। तो वहाँ पे वैक्सीन को लेकर के किस तरह का माहौल है, क्या स्थिति है गांव में वैक्सीनेशन को लेकर के, और आपने आपके अपने जो क्षेत्र हैं उसमें कितने सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ लोग ये जा कर के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं?
देखिए, जैसा कि स्वाभाविक है, जब शुरुआत में वैक्सीन आई तो लोगों में एक शंका थी कि वैक्सीन को लगाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा बीमारी हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले 3 महीनों में देखा, हमने जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया था, जनवरी के अंतिम सप्ताह से हमारे यहाँ भी शुरू हो गया था। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा, फिर सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा, जिसमें प्रशासन के सभी लोग, हमारे जो ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो ग्राम विकास अधिकारी और उनका जो पूरा कैडर है, उनके सभी लोग, पुलिस के सभी लोग, हमारे नगरीय निकायों के सभी कर्मचारी अधिकारी, हम सबके टीका लग चुका है और सेकंड डोज भी लग चुकी है। किसी के जब कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, किसी के कोई बड़ा ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं हुआ, और सबने कोवैक्सीन भी लगाई और कोविशील्ड भी लगाई। ये भी नहीं कि भाई एक ही वैक्सीन लगाई। हाँ, तो शायद लोगों को ये भी एक भ्रम होता है कि कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है कि कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, तो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है। और जब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने खुद ने कोवैक्सीन लगवाई और दोनों डोज लगवाई, और किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसी बात, कोई कुछ नहीं हुआ। बहुत ही कम लोगों को ऐसा कुछ हुआ है कि उनको एक दिन के लिए अगर बुखार आता भी है, बहुत ही माइल्ड फीवर, और बहुत ही कम लोगों को, मतलब 1% से भी कम लोगों को। तो कई लोगों के मन में ये शंका थी कि साहब अगर हमने टीकाकरण करा लिया तो हम 2 दिन के लिए बिस्तर पे बैठ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तक राजस्थान में तकरीबन हमने 60 से 70 लाख लोगों के बीच में वैक्सीनेशन हमने अभी तक कर चुके हैं। अगर ऐसा हो रहा होता कि हर व्यक्ति वैक्सीनेशन के बाद बुखार आ जाती और वो घर में बैठा होता, तो वो बात कोई छुपी हुई तो रहती नहीं। तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है। धीरे धीरे जब लोगों ने देखा एक दूसरे को देख देख के कि इसका इफेक्ट नहीं है, तो अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग खुद मोटिवेट होकर आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम अब, जैसा कि आपने पूछा कि वैक्सीनेशन कैसे करा रहे हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक शहर के अंदर, एक वार्ड में हमने एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल बना रखा है। और हमने ये 1 तारीख से शुरू किया है, जब से हम 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना चाहते हैं। तो इसमें हमने ये किया है कि ग्राम पंचायत में जो हमने, हमारा जो बूथ लेवल अधिकारी होता है चुनाव में, उसके माध्यम से हमने उनको ये वोटर लिस्ट के माध्यम से उन लोगों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को, पात्र लोगों को वैक्सीनेशन कराना है। वो लिस्ट हम साथ में सरपंच, वार्ड पंच को भी देते हैं, शहर के अंदर पार्षद को भी देते हैं। साथ ही हम उसमें अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी है, उसका सहयोग लेते हैं, क्योंकि ये लोग, हर परिवार से डायरेक्ट आशा सहयोगिनी का कनेक्शन होता है, हर परिवार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुड़ी हुई होती है। तो हम उनके माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करके शिविरों तक ला रहे हैं। ये शिविर हमने हर एक ग्राम पंचायत में लगाने की कोशिश करी है कि ताकि लोगों को टीकाकरण करने के लिए कहीं दूर भी ना जाना पड़े, उनके नज़दीकी केंद्र पे टीकाकरण हो जाए। ग्रामीण क्षेत्र में समस्या रहती है कि अगर पीएससी सीएससी दूर है तो 10-15 किलोमीटर चल के जाना, वो अपने आप में एक इशू हो जाता है। तो इसलिए हम एकदम उनके नज़दीक, उनके राजस्व ग्राम में जाके वहाँ हम टीकाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार शहर में जो वार्ड है, वार्ड के में जो भी सरकारी बिल्डिंग, अगर सरकारी बिल्डिंग नहीं है तो कोई प्राइवेट स्कूल, उनसे बात करके वहाँ पे वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि लोग अपने नज़दीकी केंद्र पे ही टीकाकरण करें। साथ ही साथ हम ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी टैक्सी पे या किसी ऑटो पे के माध्यम से, जो पूरे गांव में जो प्रचार प्रसार करना होता है माइक के माध्यम से, शहर के अंदर जो हमारी ऑटो टिप्पर चलते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और वो आके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और ये एक मुफ्त सुविधा है जो सरकार अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है, तो बढ़ चढ़कर इसमें लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा है, और सरकार के पूरे प्रयास हैं कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और गांव में जिस तरह के संसाधन मुहैया करवाए हैं, ये बड़ी तारीफ वाला मामला है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन अपना करवा लें। लेकिन सुराना साहब, जो पहले स्थिति थी, जब पहली लहर चली थी, तो बाहर से जो लोग आते थे उनको क्वारंटीन कर दिया जाता था 14-15 दिन के लिए। आज क्या स्थिति है? क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि जो बाहर से आ रहा है, जिसने कोविड टेस्ट नहीं कराया या जो संदिग्ध लगता है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने कर रखी हैं? नहीं, बिल्कुल, जो नई जो कोरोना की गाइडलाइन आई है उसमें स्पष्ट है कि अंतर जिला और अंतर राज्य जो मूवमेंट है, अंतर जिला मूवमेंट को हमें डिस्करेज करना है कि अगर ज़रूरत नहीं हो तो जयपुर से आपको सीकर जाने की या दौसा जाने की ज़रूरत, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप वहाँ जाइए, नहीं तो आप जितना हो सकता है अपना ट्रैवल प्लान एक तो अवॉइड करिए। दूसरा, सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि कोई दूसरे राज्य से राजस्थान में आएगा तो उसको अपनी पिछले 72 घंटों में कराई हुई RT-PCR की नेगेटिव
जो कोरोना की जांच रिपोर्ट है वो अपने साथ लेके आनी पड़ेगी। अगर वो लेके नहीं आएगा तो उसको यहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा, यहाँ उसकी रैंडम टेस्टिंग करी जाएगी। जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो क्वारंटाइन रहेगा, और वो अगर टेस्ट नहीं कराता है तो 14 दिन तक वो क्वारंटाइन रहेगा। तो हमें निर्देश ऊपर से आ गए हैं, अब हम ग्राम वाइज लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन कौन बाहर से उस गांव में पिछले कुछ दिनों में आए हैं, और जैसा कि पिछले साल हो रहा था उनको क्वारंटाइन करने के लिए उनको समझा रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, आसपास के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में एक ये जन आंदोलन की तरह एक माहौल बनेगा जैसा कि पिछले साल था, और लोग स्वतः ही आना जाना और दूसरे राज्य में जाना, वहाँ से आना अपने आप अवॉइड करेंगे। तो इस प्रकार का हमने प्रयास एक अभी गाँव में किया है। पिछली बार जब अपनी पहली लहर चल रही थी उस वक्त लोगों में खौफ का माहौल था जी। वो शायद ये भी हो सकता है कि वो बीमारी को लेकर के ज़्यादा आशंकित थे कि ये कितनी घातक हो सकती है। अब वो स्थितियां नहीं नज़र आ रही है जी। अब सरकार ने नई एसओपी जारी कर भी दी है, फिर भी लोग बेखौफ हैं जी। तो अभी जो सरकार ने नई एसओपी जारी की है उसकी गाइडलाइंस क्या क्या है, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी देखिए, जो नई जो गाइडलाइन है उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो शहरी क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में सरकार ने ये स्पष्ट करा है कि 1 से 9वीं तक की जो कक्षाएं हैं सभी स्कूलों में बंद रहेंगी। तो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे ये कक्षाएं बंद रहेंगी। दूसरा, सरकार ने नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था करी है, जिसमें शहरी क्षेत्र के अंदर सरकार ने कहा है कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, और साथ ही कलेक्टर्स को पावर दी है कि वो अगर चाहें तो ये कलेक्टर जो कर्फ्यू का टाइम है वो सरकार से अनुमति लेके और अपने ज़िले में लागू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि जो हमारी दुकानें हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, जहाँ पे दुकानदार बिना मास्क के लोगों को सामान बेच रहा है या बिना मास्क वाले लोगों को सामान बेच रहा है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करी जाए। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा है, चाहे मंडी में हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे आम सड़क पर हो, उनके विरुद्ध फाइन किया जाए। एक जन जागरूकता अभियान चलाने की भी बात है जो शहरी क्षेत्रों में हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर पब्लिक को समझाने की और साथ ही साथ एक पीनल एक्शन जिसको हम बोलते हैं, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही है ताकि एक डिटरेंस रहे। बात आपकी सही है कि लोग बेखौफ हो गए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि पिछले 4 महीनों में जैसे बहुत सारी शादियां और सामाजिक फंक्शन और चीज़ें हुई कि कोरोना चला गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि अखबार में पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं महाराष्ट्र में, चाहे दिल्ली में और चाहे राजस्थान में भी, कि जो हॉस्पिटल्स के बेड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आई तो कल को हमारे जयपुर में भी या हमारे आसपास भी जब हम ये स्थिति देखेंगे तो फिर हो सकता है कि तब हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचेंगे। तो शहरी क्षेत्रों में लोगों को ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो चूँकि अभी टेस्टिंग वगैरह हम कर रहे हैं और हमें जैसा पता चल रहा है लोग क्या है ढाणियों में रहते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो इतना ज़्यादा संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी जो मुख्य कस्बे हैं, वहाँ पे जहाँ पे मेन मार्केट है, वहाँ पे पूरा ध्यान रखने की, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। किसी भी तरह की कोताही हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं और पीनल एक्शन हर जगह हो भी रहे हैं, चाहे वो मेरे उपखंड की बात हो चाहे किसी और उपखंड की बात हो। इसी को लेके अगला सवाल था मेरा कि आपका जो चौमुख क्षेत्र है बहुत बड़ा एरिया है जो आपकी निगरानी क्षेत्र में आता है, लोग एसओपी का पालन करें, जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन करें, मास्क लगाने का पालन करें, उसके लिए आप पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के क्या कदम उठाने हैं? देखिए, हमने 3-4 चीज़ें करी हैं। एक तो जैसा कि मैं शुरू में आपको बताया कि हमने वार्ड वाइज और ग्राम वाइज कमेटियाँ बनाई है कि वो घर घर जाके, जिनको हम एंटी कोविड टीम कहते हैं, ACT जिसका नाम है, वो घर घर जाकर लोगों को समझाइश करें, जन जागरूकता का एक अभियान चलाए, लोगों में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करें। दूसरा, हम पुलिस के साथ मिलकर भी ये कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस जो हमारे सभी थानाधिकारी और उनके नीचे जो बीट कांस्टेबल हैं उन सभी को हमने निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में इस चीज़ की वॉच रखें, लोगों को पहले समझाइश करें। समझाइश क्योंकि ये अपने ही लोग हैं, उनको फिर से बताने की ज़रूरत है कि कोरोना वापस आ चुका है, कोरोना कहीं गया नहीं है। और फिर भी अगर लोग नहीं माने तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ पीनल एक्शन करें। मुझे लगता है कि राजस्थान के लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें कोई पीनल एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप समझदार हैं, बस उनको एक थोड़ा सा अवेयरनेस और एक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। शहरी क्षेत्र में भी हमने पुलिस के साथ मिलके फ्लैग मार्च के जैसे और नगर
नगर निकाय, पुलिस और प्रशासन मिलके एक पूरा सिटी का राउंड लेना रेगुलर एक इवनिंग में, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा डर रहे, भय रहे, नाइट कर्फ्यू की भी पूरी पालना हो। तो उस प्रकार की हमने व्यवस्था अभी कर रखी है। सुराना साहब, अब आने वाला समय भी पिछला भी गया, शादियों का दौर। पहले जब शादियां हो रही थी तो जो पहले एसओपीज जारी थी उसके अकॉर्डिंग लोगों ने शादियां की, देखने में आया। लेकिन बीच में जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, यानी उसकी संक्रमण की दर कम हुई, लोग बैक ऑफ हो गए और शादियों में आना जाना पहले की तरह वापस शुरू हो गया, जैसा कोविड नहीं था उस वक्त था। तो अब आने वाले समय में भी वो दौर एक शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप लोगों की क्या गाइडलाइंस है? अभी एसओपी में 100 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत मिली है, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है और वो कड़ाई से लोग इस चीज का पालन करें, इसके बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं आपको एक सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, सभी नागरिकों को, कि जो गाइडलाइन होती है वो आप ही के भले के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि सरकार आपसे कुछ मतलब मजबूरी में करवाना चाहती है। अब अगर 100 लोगों तक की सीमा रखी है किसी सामाजिक फंक्शन में या किसी विवाह के फंक्शन में, तो वो एक सोच समझ कर रखी गई है और उससे आपका ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ सरकार को कोई फ़ायदा हो रहा है, वो आपके ही बचाव के लिए है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा लोग किसी फंक्शन में आते हैं तो वो आप सोचिए कि एक आदमी कितने लोगों से मिलके वहाँ पहुँच रहा है, और फिर अगर वो कोरोना लेके आ गया तो वो मुफ्त में सबको कोरोना बांट के भी चला जाएगा। मतलब जिसको कहते हैं कि अनचाहा गिफ्ट आपको देते हुए चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें स्वयं को सोचना चाहिए कि जितने कम लोग हम बुला सकें। कई बारी मेरे से लोग मिलने आते हैं, कहते हैं कि साहब हम फंक्शन कर लें और एक एक करके 100 लोगों को सुबह खिला लेंगे, 100 लोगों को शाम को खिला लेंगे, 100 लोगों को अगले दिन खिला लेंगे, और ऐसे करके हम 400-500 लोगों को हम अपने फंक्शन में बुला लेंगे। तो ये आप गाइडलाइन को बाईपास करने की जो हमारी टेंडेंसी होती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें गाइडलाइन को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि कोई हमें ऊपर से इम्पोज कर रहा है, जबकि इसको ऐसे लेना चाहिए, आत्मसात जिसको करना कहते हैं, क्योंकि आप ही के भले के लिए है। बाकी जो जैसा आप बता रहे हैं कि इसके लिए पहले भी जब ये चला था शादियों का दौर, तो हमने मैरिज गार्डन्स वगैरह को पहले नोटिस दे दिया था, सीज़ किया था, बाकायदा वहाँ पे पूरी वॉच रख रहे थे कि वहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। वो सेम प्रक्रिया अभी भी एक रहेगी। साथ ही साथ अगर कोई विवाह का फंक्शन करना चाहता है तो उसके लिए जो उपखंड अधिकारी है उसको सूचना देने का प्रावधान है, और कोई दूसरा फंक्शन करना चाहता है चाहे सामाजिक, धार्मिक और अलग प्रकार के, तो वो सूचना एक बार दे सकते हैं। अगर 100 लोगों से कम लोग हैं और 100 लोगों से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे होने वाले हैं तो उसके लिए आपको जिला कलेक्टर से अनुमति एक लेनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। 100 से कम है तो आप सूचना जिला कलेक्टर को आप दे सकते हैं, और विवाह के लिए आप अपने उपखंड अधिकारी को ईमेल के माध्यम से या उनके ऑफिस में सूचना दे सकते हैं कि इस दिन यहाँ पे विवाह है। और क्योंकि सूचना देना जरूरी है और उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। बिना सूचना दिए अगर कोई फंक्शन करता है तो क्या सरकार या आपका विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो सूचना देना भी जरूरी है, और साथ ही में एक चीज़ और बता दूं कि उस विवाह की पूरी रिकॉर्डिंग करना भी जरूरी है। रिकॉर्डिंग आपको अपने पास रखनी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कल को उपखंड अधिकारी, जिसको हम इंसिडेंट कमांडर भी कई जगह कहते हैं, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इंसिडेंट कमांडर्स बनाए जाते हैं जो कि मोस्टली उपखंड अधिकारी होते हैं, को पूरी पावर्स है कि वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं कि क्या आपने कोरोना की गाइडलाइन की पालना करी है या नहीं करी है। और जिन लोगों ने बिना सूचना दिए शादी करी है, कल को वहाँ पे कोई पुलिस का कांस्टेबल या कोई अधिकारी वहाँ जाता है या हमारा कोई अधिकारी जाता है और पता चलता है कि यहाँ बिना बताए शादी हो रही है और पालना भी नहीं हो रही गाइडलाइन की, तो फिर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। मैरिज गार्डन भी सील किया जाएगा, जो शादी कर रहा है उसके विरुद्ध फाइन लगेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी, और इसमें एफआईआर तक का प्रावधान है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा तो हमें किसी भी नागरिक को जो भी है हमें नहीं करना चाहिए। सूचना अवश्य रूप से उपखंड अधिकारी को दे दें। जब ये प्रावधान है कि आप ईमेल कर दें, तो ईमेल करने में तो कोई टाइम भी नहीं लग रहा, आप अपने मोबाइल के माध्यम से ईमेल कर सकते हैं अपने उपखंड अधिकारी को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुराना साहब, लेकिन इस बार जो लग रहा है फिर भी लोगों में डर नहीं है। जी जी, या तो प्रशासन की सख्ती नहीं है या खाली एसओपी जारी हो रही है और धरातल पर वो सख्ती दिखाई नहीं पड़ रही। जिस तरह से भय का माहौल पिछली बार था, लोग डर रहे थे, पूरी तरह से पालना कर रहे थे, अब की बार वो ऐसा नहीं कर रहे। तो मैं क्या देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमें कोरोना से डरना जरूर है, लेकिन क्योंकि पिछले साल बीमारी नई थी, किसी को पता नहीं था कि इस बीमारी से क्या हो सकता है, इससे कैसे हम डील करें, तो इस वजह से इतना ज़्यादा भय का माहौल था, लोगों में एक बहुत ज़्यादा डर था। हम देख रहे थे कि इटली में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, तो उसको देख के भी काफ़ी ज़्यादा एक भय का माहौल था। अब लोगों ने, जैसा कि एक स्वाभाविक है कि लोगों ने उसके साथ एक जीना सीख लिया है, लेकिन फिर भी मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका
टीका हमारे पास है, वैक्सीन हमारे पास है, लेकिन इलाज अभी तक हमारे पास नहीं है। किसी को अगर कोरोना हो जाता है तो उसका इलाज अभी तक हमारे पास नहीं है। तो हमें अभी भी पूरा डर रखने की ज़रूरत है। प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक एक जन आंदोलन के रूप में ये नहीं बनेगा, जैसा पिछले साल लोगों ने मुख्यमंत्री जी की एक अपील पे अपनी दुकानें बंद कर दी थी। राजस्थान पहला स्टेट था जहां हमने लॉकडाउन 23 अप्रैल 24 अप्रैल से शुरू किया था और तुरंत पूरा सब मार्केट, सारी बसेस, सब कुछ बंद हो गए थे। तो वैसा एक माहौल होना चाहिए। लोग अभी ये कोशिश करते हैं कि साहब किसी तरह से हम एक शॉर्टकट ढूंढ लें, रात को अगर दुकानें बंद करनी है तो उसमें भी कुछ एक तरीका ढूंढेंगे। वैसे ही हमें उससे बचना चाहिए, वो आप ही के बचाव के लिए है। उससे कोई सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई प्रशासन को कोई फ़ायदा नहीं है। हम सब आपकी सेवा के लिए, आपके बचाव के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें जनता को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, बिना जनता के सहयोग के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। लेकिन सुराना साहब, आज भी अभी भी वर्तमान स्थिति में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में उतना उत्साह नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जब से सरकार ने 45 के बाद वाले लोगों को वैक्सीनेशन की मंजूरी दी है, जिसमें जिनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, उसके बाद वैक्सीनेशन में गति जरूर आई है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको अवॉइड कर रहे हैं। उनमें वो मोटिवेशन नहीं है कि हमको ये लगाना है, इसको लगाना जरूरी है। उसके क्या कारण है? जी, 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों में शंकाएं हैं। एक तो वैक्सीनेशन की 2 डोजेज़ हैं जो 6 से 8 हफ्ते पे। कोविशील्ड अगर आप लगवा रहे हैं तो पहली डोज के 6 से 8 हफ्ते बाद, 42 दिन के बाद आपकी दूसरी डोज लगेगी। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन की 4 हफ्ते बाद डोज लगेगी। मोस्टली हर जगह कोविशील्ड लगाई जा रही है, कुछ जगह पे कोवैक्सीन भी लगाई जा रही है। लोगों में शंका ऐसी है कि हम अखबार में ये पढ़ते हैं कि उसने किसी आदमी ने कोई वैक्सीन लगाई और 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई। तो जब वो एक केस हम पढ़ते हैं तो उसको देख के ऐसा माहौल हो जाता है कि साहब वैक्सीनेशन से कुछ साइड इफ़ेक्ट है, कुछ है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि राजस्थान में जैसे कल की डेट में 5.5 लाख वैक्सीनेशन हुए। अब 5.5 लाख किसी एक अच्छे खासे उपखंड की एक जनसंख्या के बराबर है। अब एक 5.5 लाख की जनसंख्या के अंदर जिसमें सारे लोग 45 से ऊपर हैं, उसमें कुछ लोग 60 से भी ऊपर है, कुछ लोग 70 से भी ऊपर है, कुछ लोग 80 से भी ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक है कि एक नेचुरल डेथ रेट भी एक चीज़ होती है कि जो आदमी होता है वो किसी और बीमारी से ग्रसित हो और उसको उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो। और किसी वैक्सीनेशन के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हो सकता है उसकी मौत की वजह कुछ और हो, कभी कोई ऑर्गन फेलियर हो, कभी कोई और विषय हो। तो ऐसे में हमें जो इक्का दुक्का ये जो केसेस हैं उनको ये बना के कि साहब वैक्सीनेशन से कुछ हमें हो जाएगा, तो वो जो हमारी शंका है उसको हमें दूर करना चाहिए। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट हो रहे होते तो जो अभी तक राजस्थान में 60-70 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन किया है, इनके अंदर हमें वो साइड इफ़ेक्ट दिख रहे होते। वो कोई छुपी हुई बात नहीं होती। सरकार कोई वैक्सीनेशन के माध्यम से कोई नई चीज़ आपके साथ नहीं करना चाह रही है। सबसे पहले उन्हीं लोगों ने टीका लगाया है जो आपको टीका लगाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे जैसे प्रशासनिक लोगों ने सबसे पहले टीका लगवाया कि एक एग्जाम्पल हम लोग सेट कर सकें कि ये सुरक्षित है, इससे किसी तरह का हार्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई टेस्टिंग करी जा रही है या कोई ट्रायल चल रहा है, कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। इतने सारे लोगों ने लगवा लिया है। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन कर लिया है। तो अगर किसी के साइड इफ़ेक्ट हो रहे होते तो सबको पता होता। किसी भी प्रकार की व्हाट्सएप पे जो भ्रांतियाँ, जो सोशल मीडिया पे जो ये चलता रहता है कि वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके चाहते हैं कि वैक्सीनेट लोग कराएं। तो किसी प्रकार का राजनीतिक एजेंडा भी इसमें नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि ये वैक्सीनेशन अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए है, स्वयं के परिवार की सुरक्षा के लिए है, स्वयं के गांव की सुरक्षा के लिए है। तो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, किसी प्रकार की शंका ना रखें। आप देख रहे हैं बाद में अभी तो सरकार आपके घर आके वैक्सीनेशन कर रही है। कल को अगर ऐसा होता है कि हम कोरोना बढ़ जाता है और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो फिर आपको अगर आना पड़ा तो फिर बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा लोग बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है हमारे दर्शकों के लिए सुराना साहब कि ये बहुत बड़ी बात है। लोगों में जो डर है वो अफवाहों का डर है। कुछ एकाध केस होते भी हैं, जैसे अभी आज भी एक पेपर में आया कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने 2 डोज ली, उसके 1 महीने बाद भी उनको वापस से संक्रमण हो गया। तो ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है, वैक्सीन संक्रमण को रोकने के आने के बाद प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि संक्रमण उस आदमी को नहीं होगा वैक्सीनेशन के बाद, संक्रमण हो सकता है उसको, लेकिन बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए वो डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो डर बना हुआ है
खास तौर से गांव के लोगों में वहाँ पे ज़्यादा अफवाहें चलती है कि वहाँ पे सुनी सुनाई बातों पे लोग ज़्यादा फेथ करते हैं और वो ये देखते हैं कि यार पहले ये लगवा ले उसके बाद मैं लगवाऊंगा। तो मैं ये कहता हूँ जितना जल्दी आगे बढ़ करके आप ये वैक्सीनेशन करवाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा, उतनी जल्दी आप प्रोटेक्ट होंगे। सुनाना साहब, आपके स्तर पर, आपके चोमू स्तर पर वहाँ पे हॉस्पिटल्स की क्या क्या व्यवस्थाएं आपने कर रखी है, आप जी को बताएं। देखिए, हमने हमारे उपखंड में जो सभी प्रत्येक सीएससी और पीएससी हमारे कुछ 17 मेडिकल साइट्स हैं जहाँ पे हमने सीवीसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर अभी हमने बना रखे हैं। यहाँ पे पर्याप्त वैक्सीन की उपलब्धता है, जब भी ख़त्म होती है हम जयपुर से मंगवा लेते हैं। सभी साइट्स पे हम तकरीबन 200 से 300 वैक्सीनेशन रोज कर रहे हैं। और अब हमने प्रयास किया है कि इन साइट्स के माध्यम से, जो मैं बता रहा था पहले, कि ग्राम पंचायत लेवल पे भी जाएं, क्योंकि हमारी जैसे 49 पंचायतें हैं, तो हर एक पंचायत किसी न किसी पीएससी या सीएससी से अटैच्ड है। तो हम वहाँ से मेडिकल टीम को, जो हमारी एएनएम होती है और उनके साथ जो हेल्पर होते हैं, उनको हम उस वैक्सीनेशन साइट जो हमने किसी ग्राम पंचायत में बना रखी है तो हम वहाँ भेज रहे हैं। सभी जगह हमने कोविड के लिए भी पूरी व्यवस्था कर रखी है कि कोई विद सिम्टम्स अगर वहाँ पे व्यक्ति आता है तो डॉक्टर्स उसको कोविड टेस्ट रेफ़र कर देते हैं और फिर हम कोविड टेस्टिंग की जो हमने व्यवस्था कर रखी है, वहाँ उसका सैंपल लेके 2 दिन तक उसको आइसोलेशन में रख के फिर उसको उसके रिजल्ट के आधार पे आगे उसको बताते हैं। बिल्कुल सुराना साहब, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को दिया है वैक्सीनेशन को लेकर के। और मैं ये मानता हूँ कि आपको सुराना साहब की बातों पे भी ध्यान देना चाहिए और सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को भी फॉलोअप करना चाहिए ताकि हम इस संक्रमण की दर को कम कर सकें। दोस्तों, वैक्सीनेशन से घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने भी वैक्सीन लगवाया है, इसलिए मैं भी ये कह सकता हूँ कि मुझे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। सुराना साहब, आप इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।